गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा कल मैंने आप लोगों से एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो मॉडल से रिलेट होनी चाहिए या कुछ और टॉपिक भी हो सकता है। तो कई बच्चों ने बोला था कि सर टॉपिक से अलग भी कर दीजिएगा, मतलब मॉडल से अलग कर देना। तो एक टॉपिक मुझे काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा है, उसमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक है फिर आपका मॉडल वॉक शुरू कर दूंगा मैं, अगले वीडियो में मॉडल वॉक आ जाएगा। देखिए टॉपिक है बेटा आप लोगों का फोर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग, ये फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम कि सर कहां पर हम लोग फॉर लॉन्ग का यूज करते हैं और कहां पर हम लोग फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज करते हैं। एक्चुअली में अगर बात समझनी है बेटा तो फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम में तो कुछ ज्यादा डिफरेंस मतलब नहीं है, ओरली भी समझाया जा सकता है बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि इस टॉपिक को रिलेट करने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग जो नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो आपको होगा असर्टिव और नॉन असर्टिव वर्ड्स को लेकर कि सर असर्टिव वर्ड्स कौन से होते हैं, नॉन असर्टिव वर्ड्स कौन से होते हैं, कहां पर असर्टिव वर्ड्स का यूज होता है, कहां पर नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज होता है, फिर क्यों हम वहां पर नॉन असर्टिव लगा सकते हैं, क्यों हम वहां पर सिर्फ असर्टिव ही लगाते हैं। तो जो एक्चुअल बात है बेटा वो असर्टिव और नॉन असर्टिव को समझने की है। अगर आप लोग इनके बीच का डिफरेंस ध्यान से समझ जाएंगे तो फॉर लॉन्ग और फॉर अ लॉन्ग टाइम में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो देखो इस टॉपिक को समझने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको शुरू करते हैं आपके। बेटा इंग्लिश में हम लोग एक चीज यूज करते हैं और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग एक चीज यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मतलब मात्राएं, मात्रा जो होती है जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, इस टाइप से जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज किस किस चीज का करते हैं भैया? कई बार यूज नंबर का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछने लगे कि भाई इस क्लास में बैठे हुए कितने लड़के, मतलब इस क्लास में कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो क्लास में जो लड़के बैठे हैं कोई आपसे उनकी क्वांटिटी पूछ रहा है, लड़कों की मात्रा पूछ रहा है कि लड़के कितने बैठे हैं। तो जब आप वहां पर लड़कों को गिनोगे तो गिनने के लिए किसका यूज करते हैं सर? हम लोग गिनने के लिए यूज करते हैं नंबर का। अच्छा, दूसरा आपके पास आता है जैसे कि डिग्री। डिग्री डिग्री मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि ही इज गुड, वह अच्छा है, लेकिन उसके अच्छाई की क्या हद है, मतलब उसके अच्छे होने की क्या क्वांटिटी है, किस हद तक अच्छा है, कितना अच्छा है, तो बेटा वो होता है डिग्री। देखो बात सीधी सिंपल से समझते चलना, किसी काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं नंबर। क्लास में बैठे हुए लड़के काउंटेबल होते हैं जिनको गिना जा सके, तो जो चीज हम लोग गिन सकते हैं उनकी क्वांटिटी को बताने के लिए लगाते हैं नंबर। जिनको हम लोग नहीं गिन सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको गिनने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब उनको इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अमाउंट का, उसकी मात्रा का, कि भैया बाल्टी में पानी है या बाल्टी में दूध है, तो कितना पानी है कितना दूध है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अमाउंट का। सेम वैसे ही मतलब अगर आप कि सर नंबर का यूज किस लिए करना है? काउंटेबल नाउन के लिए। अमाउंट का यूज किस लिए करना है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अच्छा सेम वैसे ही बेटा अब जो ये डिग्री होती है ना, डिग्री आपको क्वांटिटी बताती है किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की। इसीलिए आप लोगों ने एडवर्ब में एक छोटा सा टॉपिक आता है आप लोगों के पास, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करता है भैया? एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी एडजेक्टिव के या किसी एडवर्ब की क्वांटिटी को बताता है। वह गरीब है, कितना गरीब है, तो गरीब होना एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव में क्वांटिटी जो आप पूछ रहे हो वो पूछते हो आप लोग डिग्री। अच्छा फिर हम लोग बात करते हैं जैसे कि डिस्टेंस। दूरी की मात्रा की, कि वह पैदल चला, कितना पैदल चला भैया, वो डिस्टेंस में आ जाता है क्वांटिटी इंडिकेट करने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं लेंथ की। लेंथ को आप टाइम से रिलेट कर सकते हैं। लेंथ मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाई करी, कितनी देर तक पढ़ाई करी, वो टाइम की क्वांटिटी कितनी थी, या वह दिल्ली में रहा या वह अमेरिका में रहा, तो कितने टाइम के लिए अमेरिका में था,
उस टाइम की क्वांटिटी कितनी है, तो वो टाइम, लेंथ टाइम के लिए आ जाता है, डिस्टेंस दूरी सीधी सीधी हो गई, अमाउंट आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, डिग्री एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए आता है, नंबर किसी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। हालांकि इससे हमारा फायदा क्या हुआ है, क्यों हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा डिस्कस करने का रीजन एक्चुअल में है ये कि सर ये जो नंबर होता है ना, नंबर को हम लोग, देखो बेटा मैं पहले आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये वीडियो ये समझकर पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नॉर्मल चीजें इंग्लिश में पता होनी चाहिए, कि नॉर्मल चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कैसे, इस तरह अगर नंबर की बात चलती है तो नंबर को इंडिकेट करने के लिए बेटा वी यूज मैनी। सभी लोग जानते हैं कि सर मैनी जो वर्ड होता है, मैनी वर्ड का यूज हम लोग करते हैं किसी भी काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल मैनी अनेक, कि क्लास में कितने लड़के थे सर, मैनी बॉयज वर देयर इन द क्लास। तो वो मैनी जो वर्ड होता है बेटा वो काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होता है, और काउंटेबिलिटी में भी किसको इंडिकेट करेगा, नंबर को। सेम वैसी डिग्री और अमाउंट जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए बेटा क्या मैनी का यूज करते हैं हम लोग, बोलिए फटाफट से, नहीं, उसके लिए वी यूज व्हाट, मच। अच्छा, लेंथ को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं भैया, लेंथ को इंडिकेट करने के लिए वी यूज फार, कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हियर, कि वह यहां से कितना दूर है। फार, हाउ फार इज ही फ्रॉम हियर, वह यहां से कितना दूर। तो बेटा फार वर्ड डिस्टेंस के लिए आता है, लेंथ के लिए सिंपल सा वर्ड है, ये होता है आपका लॉन्ग। अब आप मुझे यहां पर एक बात समझाएंगे, जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, ये सेंटेंस है कि मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, कि क्लास में अनेक स्टूडेंट्स थे, क्लास में बहुत से बच्चे थे। तो बेटा जैसे ही आप लोगों से कहा गया कि क्लास में बहुत से बच्चे थे, तो अब मुझे आप लोग फटाफट से जवाब देंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर इनका जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, निश्चित है कि अनिश्चित है। सर आपने तो बोल दिया क्लास में अनेक लड़के थे, अनेक छात्र थे, लेकिन अनेक में कितने, 10, 20, 25, 50, 100, 150 कितने थे, तो भैया ये तो अभी डेफिनेट नहीं बन पा रहा है, इनडेफिनेट बन पा रहा है। अच्छा, अगर बाई चांस जैसे किसी को हमें ऐसे मैनी में अगर हम नंबर में पा जाए कि सर ऐसे समझ लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, कि क्लास में 20 लड़के थे, तो भैया अब जो ये 20 कहा गया ये डेफिनेट या इनडेफिनेट, निश्चित या अनिश्चित, सीधी सी बात है। जैसे 20 हो गया तो आपका निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया। तो बेटा नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग सीधी सीधी डिजिट्स का भी तो यूज करते हैं कि 4, 5, 6, 7 इस टाइप से यूज करते हैं। अच्छा, ऐसी बात करते हैं डिग्री की, अमाउंट की। मैं आपसे कहता हूं कि ही हैज मच मनी, ही हैज मच मनी, कि उसके पास बहुत सा पैसा है। अब सर आपने तो बोल दिया कि ही हैज मच मनी, कि उसके पास बहुत सा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन कितना पैसा है। या हम आप ऐसे बोलते हैं कि ही ड्रैंक या ही ड्रिंक्स मच मिल्क, कि वह बहुत ज्यादा दूध पीता है, लेकिन कितना दूध पीता है ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है वहां पर। तो अच्छा, इसी के लिए बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी क्वांटिटीज का। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं 20 लीटर मिल्क। अच्छा, फार, हाउ फार इज ही फ्रॉम हियर, वह यहां से कितनी दूर है, क्लियर तो नहीं हो पा रहा कितनी दूर की बात चल रही है। या ही केम फार फ्रॉम हियर, वह यहां काफी दूर से आया है, वह यहां काफी दूर से आया है, लेकिन कितनी दूर से आया है वो तो क्लियर नहीं है। उसी को आप ऐसे कह दीजिए कि 10 किलोमीटर्स, डेफिनेट बन जाएगा। लॉन्ग, ये भी इनडेफिनेट, इसके लिए आप कहिए 5 मीटर्स। अब अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो कि सर क्वांटिटी किसी चीज की मात्रा को नापने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्वांटिटीज काउंटेबल नाउन में नंबर की होती है, अनकाउंटेबल नाउन में अमाउंट की होती है, एडजेक्टिव में डिग्री की होती है, दूरी डिस्टेंस की होती है, और लेंथ टाइम की, टाइम को इंडिकेट करने के लिए, क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए लेंथ वर्ड, लेंथ होता है आपका। फिर हमने देखा मैनी, मच, फार, लॉन्ग जो वर्ड्स थे ये इनडेफिनेट थे, और 4, 5, 6, 7, 20 लीटर मिल्क, 10 किलोमीटर्स, 5 मीटर्स, ये सारी जो नंबर्स होते हैं हमारे, हम सभी लोग जानते हैं, नाउन में सभी लोगों ने पढ़ा है
जब नाउन एंड यूनिट आप लोगों ने पढ़ा था, इस तरह डेफिनेट होते हैं। तो भैया अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब इसी बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाना है वो सुन लीजिए। देखो बेटा, ये जो आपके इनडेफिनिट वर्ड्स थे, जो अनिश्चित वर्ड थे, इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या भैया? नॉन असर्टिव वर्ड्स। और ये जो डेफिनेट वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं असर्टिव वर्ड्स। मतलब अगर आप चाहो, अगर आप मीनिंग पता करना हो, आपको डिक्शनरी सभी के पास होती है, तो बेटा असर्टिव जो वर्ड है ना, असर्टिव का अपना खुद का हिंदी मीनिंग भी डेफिनेट होता है। असर्टिव का मतलब होता है निश्चित, जिस चीज को लेकर हम श्योर हैं उसके लिए हम लोग बोलते हैं वी आर असर्टिव। और नॉन असर्टिव अनिश्चितता होता है, इनडेफिनिट होता है। तो जो आपके वर्ड्स ये इनडेफिनिट हैं वो आपके नॉन असर्टिव वर्ड हो गए। जो वर्ड आपके डेफिनेट है, निश्चित हैं, वो वर्ड हो जाते हैं आपके असर्टिव। अच्छा, अब प्रैक्टिकली सोचना, रूल्स, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं भैया, अगर रूल्स से बचना है तो प्रैक्टिकली चीजों को सोचो कि हम ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। अब एक बात सुनना, यहां पे एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल रूल बनता है कि सर नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज, अगर, ध्यान सुनना, अगर नॉन असर्टिव वर्ड का यूज सेंटेंस में प्रेडिकेट के तौर पर किया जाए, प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट ना बना हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, किसी भी सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये जो ही हुआ ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, और ये टीचेस इंग्लिश जो होता है ये बोलते हैं इसको हम लोग क्या भैया? प्रेडिकेट। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर सेंटेंस में नॉन असर्टिव वर्ड का यूज प्रेडिकेट के तौर पर हुआ है, प्रेडिकेट के तौर पर मतलब सब्जेक्ट नहीं बना हो, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, वर्ब ये होते नहीं है, तो वर्ब के बाद में अगर आपने नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज कर रखा है, तो पहले जो रूल है रूल बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो हमें बताया जाता है इनका यूज या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, या इनका यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, या इनका यूज होता है फिर बेटा आपका इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, क्या बोलते हैं, इमेजिनेटिव। कंडीशनल समझ लीजिए। दिख रहा है? दिख रहा है क्लियर कि नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज अगर प्रेडिकेट के तौर पर होता है तो इनका यूज या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, या नेगेटिव सेंटेंस में, या इमेजिनेटरी। इमेजिनेटरी मतलब काल्पनिक वाक्यों में। अब मेरी बात को समझना, यहीं पर बात को ध्यान से अगर समझना चाहोगे तो, नॉन असर्टिव का मतलब क्या था बेटा? अनिश्चित। अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता हूं कि क्लास में कितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या को लेकर मैं निश्चित हूं या अनिश्चित हूं? जो पूछ रहा है, अगर मैं उस बात को लेकर निश्चित होता हूं तो मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूं? अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इट मींस कि मैं अपनी बात को लेकर निश्चित नहीं हूं। निश्चित नहीं हो मतलब अनिश्चित हो, और अगर अनिश्चित है तो बेटा नॉन असर्टिव बन जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, फिर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर, यदि मैं एक पक्षी होता हूं, या यदि मैं प्रधानमंत्री होता, काल्पनिक पूर्ण रूप से यदि मैं प्रधानमंत्री होता। अब एक बात बताओ, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या मैं इस बात को लेकर श्योर हूं, निश्चित हूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता? या मैं पक्षी होता? काल्पनिक है, काल्पनिक होने का मतलब निश्चितता इसमें भी नहीं है, अनिश्चित बना। तो अनिश्चित बना तो बेटा फिर से बात वही आई, अनिश्चित नॉन असर्टिव थे कि असर्टिव थे? नॉन असर्टिव, इसीलिए भैया इमेजिनेटरी सेंटेंस में नॉन असर्टिव वर्ड्स लगाते हैं हम लोग। अच्छा, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अगर बेटा हम लोग किसी चीज को निगेट करते हैं, एक्चुअल में हमें सीखना भी इसी को है, बस इसी पॉइंट पर काफी बात होनी है आप लोगों की। अगर हम लोग किसी चीज को निगेट करते हैं, किसी चीज को मना करते हैं, तो उस चीज को लेकर हम श्योर नहीं होते। ये फंडामेंटल है, ये ध्यान रखना कि किसी चीज को लेकर अगर हम श्योर, किसी चीज को लेकर अगर हम निगेट कर रहे हैं, उसको नकारात्मक बना रहे हैं,
तो हम लोग उस चीज को लेकर श्योर नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते हैं, तो वहां भी किसका यूज होता है, नॉन असर्टिव वर्ड्स का। दोबारा सुन लो, नॉन असर्टिव का मतलब हुआ अनिश्चित, और अनिश्चित हम लोग कब कब होते हैं, जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं, जब कोई कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, या किसी चीज को निगेट करते हैं, नकारते हैं, तब हम लोग अनिश्चित होते हैं। और अनिश्चित होने के कारण ही इन सेंटेंसेस में नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज होता है। अगर ये क्लियर हो गया हो तो अब आई थिंक कि असर्टिव आपको अपने आप समझ में आएगा। असर्टिव का मतलब क्या था बेटा, निश्चित, डेफिनेट। अब सोचो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ सकता क्योंकि इंटरोगेटिव है, निश्चित हो गए, इनमें आप असर्टिव नहीं लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस आपके निश्चित हो गए, इनमें आप असर्टिव नहीं लगाएंगे, तो एक ही सेंटेंस बचा आप लोगों को। अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव तो समझते ही हैं, जो आपके सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो अब ये समझना बात करो ध्यान से कि अगर सेंटेंस में प्रेडिकेट बनाने की जरूरत पड़े, अगर अभी मैं इसको डिटेल में और समझाऊंगा, इसके मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, सेंटेंस के एग्जांपल्स भी आएंगे। अभी थ्योरी समझ लो पहले आप लोग। यदि सेंटेंस में प्रेडिकेट बनाकर लिखने की रिक्वायरमेंट पड़े, प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट ना होकर सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो पोर्शन बचता है वो प्रेडिकेट होता है। अगर सेंटेंस में प्रेडिकेट बनाकर लिखने की जरूरत पड़े तो बेटा नॉन असर्टिव वर्ड या तो इंटरोगेटिव में आता है, नेगेटिव में आता है, या इमेजिनरी सेंटेंसेस में आता है। क्योंकि इन तीनों ही सेंटेंसेस में ऑथर जो होता है, स्पीकर जो होता है, राइटर जो होता है, वो बात को लेकर श्योर नहीं होता है, श्योर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उनमें नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं। जहां पर हम लोग जाकर श्योर हो गए, सकारात्मक वाक्यों में निश्चित हो गए, वहां पर जाकर हम लोग यूज करते हैं असर्टिव वर्ड्स का। मतलब क्या हुआ बात का, मतलब ये हुआ बात का, अगर समझ पा रहे हो आप लोग यहां से, तो कि सर अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्या इनका यूज नहीं हो सकता फिर? मतलब क्या है, मतलब ये रहा सर कि, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए जरा फटाफट से। चलिए बेटा, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो वहां से हम लोगों ने एक बात डिस्कस कर ली कि सर अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव किस चीज को करेंगे, तो हम उस चीज को लेकर अनिश्चित होंगे। अनिश्चित अगर होते हैं भैया तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं नॉन असर्टिव वर्ड्स का। असर्टिव वर्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, असर्टिव निश्चितता के सेंस में यूज होता है। तो अब बात ये थी हम लोगों की कि सर इस बात का मतलब ये निकलता है कि नेगेटिव सेंटेंस में प्रेडिकेट के तौर पर, मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है, कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में प्रेडिकेट के तौर पर कभी भी असर्टिव वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, उस बात को समझते हैं। देखो, he did not have 3 friends. He did not have 3 friends. अब बात को समझो, नोट आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, तो भैया ये तो प्रेडिकेट हुआ ना। अब आपने करा दिया, आपने नेगेटिव सेंटेंस में प्रेडिकेट के तौर पर जो ये वर्ड यूज कर रखा है 3, फटाफट बताओ असर्टिव या नॉन असर्टिव? 3 अगर है, नंबर है 3 निश्चित होता है, तो सर ये तो असर्टिव वर्ड बना हम लोगों का। अब बात ये है कि सर आपने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में प्रेडिकेट के तौर पर कभी भी असर्टिव वर्ड का यूज नहीं होता है, सेंटेंस गलत होना चाहिए। लेकिन आप में से कई बच्चों को सेंटेंस सही लग रहा होगा कि सर हम तो सेंटेंस बोलते हैं इस तरीके का कि ही डिड नॉट हैव 3 फ्रेंड्स। तो बेटा इस बात को समझने के लिए ना पहले तो जान लो सेंटेंस तो आपका ही गलत है। गलत क्यों है उस बात को समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूं कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आपने कहा ही डिड नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, कि उसके 3 दोस्त नहीं थे। आप यहां से 3 को हटाओ, ये तो मतलब वो 3 दोस्त नहीं थे, मतलब 3 खत्म। अब 3 दोस्त नहीं थे, दोस्त 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, दोस्त तो कितने भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि सर ये सेंटेंस लिखा हुआ है ही डिड नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, इस बात के एक से ज्यादा मीनिंग बनकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? दोस्त 1 भी हो सकता है, दोस्त 2 भी हो सकते हैं, दोस्त 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब इतना हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में एक से ज्यादा मीनिंग देने वाले स्टेटमेंट को, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक से ज्यादा मीनिंग देने वाले स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? एम्बिगुअस।
और इतना हम लोग सभी लोग जानते हैं, इसलिए एम्बिगुअस जो होता है वो आपका हमेशा एक एरर माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि एम्बिगुअस जो होता है ये अपने आप में हमेशा एक एरर होता है। जैसे कि आपको एक सेंटेंस पढ़ाया गया था कि स्टेटमेंट था कुछ इस तरीके से कि उसे एमएलए को मारने के लिए जेल भेजा गया। तो सर अगर मैं बोलता हूं कि उसको एमएलए को मारने के लिए जेल भेजा गया, तो इस बात के दो मीनिंग मिलते हैं। पहला मीनिंग कि सर उसने एमएलए को पहले ही मार दिया था, उसको सजा काटने के लिए जेल भेजा गया है, तब भी हम लोग ये बोलेंगे उसे एमएलए को मारने के लिए जेल भेजा गया। दूसरा मीनिंग कि सर एमएलए पहले से जेल के अंदर बैठा हुआ था, किसी व्यक्ति ने बाहर से कहा कि भाई जेल के अंदर जाओ और इस एमएलए को मार दो, तब भी हम लोग यही बोलेंगे कि उसे एमएलए को मारने के लिए जेल भेजा गया। तो ये जो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा मीनिंग कन्वे करते हैं, उनको हम लोग एम्बिगुअस बोलते हैं। और एम्बिगुअस बेटा हमेशा अपने आप में एक एरर होता है। ही डिड नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, उसके 3 दोस्त नहीं थे। 3 नहीं थे तो कितने थे? 1 2 4 5 6 कितने थे? क्लियर ही नहीं हो रहा है अपनी बात को लेकर। और बेटा क्लियर अगर नहीं होते हैं तो फिर स्टेटमेंट आपका गलत माना जाता है। जैसे कि अब एक सेंटेंस ही और देखो। अच्छा हाँ, अगर सर हम लोग इस बात को ऐसे नहीं कहेंगे कि उसके 3 दोस्त नहीं थे तो फिर कहेंगे क्या? तो बेटा आप इस बात को ना दो तरीके से कहिए। या तो आप कहिए कि ही हैड मोर देन 3 फ्रेंड्स, या फिर आप इसको कहिए ही हैड लेस देन 3 फ्रेंड्स। ही हैड मोर देन 3 फ्रेंड्स या ही हैड लेस देन 3 फ्रेंड्स, कि उसके 3 से ज्यादा दोस्त थे या उसके 3 से कम दोस्त थे, तब बात बनकर आएगी। अब इससे हुआ क्या देखो, अगर मैं एक स्केल बनाता हूं कि सर ये तो हो गया आपका, यहां पर हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 0। ठीक सर, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 4। अब आपने जैसे ही कहा कि उसके 3 से ज्यादा दोस्त थे, तो अब आप जा रहे हो सिर्फ अपवर्ड इस सेंटेंस के सेंस से। आप कह रहे हो ही हैड लेस देन 3 फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को देखो आप, तो इसका मतलब हुआ कि उसके दोस्त जो थे वो थे 3 से। अगर आप इस फंडामेंटल को सीख गए, अगर ये समझ में आ गए आपके, तो फिर असर्टिव और नॉन असर्टिव में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बात ध्यान सुनना, कोई भी स्टेटमेंट जिसका मीनिंग या तो अपवर्ड हो संख्या को लेकर या सिर्फ डाउनवर्ड हो, एक डायरेक्शन में हो, दोनों में नहीं होना चाहिए। एक डायरेक्शन में होगा तो वो सेंटेंस हमेशा सही माना जाता है। उसके 3 दोस्त, 3 से ज्यादा दोस्त थे, सिर्फ बात ऊपर की हो रही है इसलिए सही है। उसके 3 से कम दोस्त थे, बात सिर्फ नीचे की हो रही है इसलिए सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं ही डिड नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, उसके 3 दोस्त नहीं थे, इस सेंटेंस के बेस पर बातें फिर दोनों तरफ हो सकती है या नहीं हो सकती है? उसके 3 दोस्त नहीं थे, 3 से ज्यादा भी हो सकते थे, 3 से कम भी हो सकते थे। तो अगर दोनों डायरेक्शन में बात हो जाती है तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे कि he is not फिफ्टी ईयर्स ओल्ड, ये सेंटेंस है। ही इज नॉट 50 ईयर्स ओल्ड, नेगेटिव सेंटेंस है बेटा, ये बना इसका प्रेडिकेट। ठीक सर, अब बेटा नेगेटिव सेंटेंस में प्रेडिकेट बनाया, वो बनाया आपने एक संख्या को, संख्या का मतलब डेफिनेट चीज को आप बना रहे हो। तो डेफिनेट चीज को अगर आप इसका प्रेडिकेट बनाओगे तब तो दिक्कत हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंस में। इस बात को समझना, ही इज नॉट 50 ईयर्स ओल्ड, वह 50 साल का नहीं है। अब फिर से आप स्केल बनाओ, ये रख दो 50, 55, 60, 45, 40। अब आपने तो बोल दिया कि ही इज नॉट 50 ईयर्स ओल्ड, कि वह 50 साल का नहीं है। अब सोचो बेटा, अगर 50 साल का नहीं है तो मे भी पॉसिबल 50 साल से ज्यादा का हो, और ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 50 साल से कम का हो। 50 साल के तो नहीं है, 51 साल का हो सकता है, 49 साल का हो सकता है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ जा सकते हैं। अब ये सेंटेंस आपका अगेन रॉन्ग हो जाएगा। या तो आप फिर से वही कहिए कि ही इज मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड या ही इज लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड। अब दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्केल पर आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो सेंटेंस आपका डेफिनेटली गलत बन जाता है। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो जरा 2-4 सेंटेंस और देखो।
he could not solve 5 questions. He could not solve 5 questions. इस सेंटेंस को बताओ मुझे सही है या गलत है, दिमाग लगाकर फटाफट से। He could not solve 5 questions. देखो सेंटेंस तो बेटा नेगेटिव ही है, ये इसका प्रेडिकेट बना। नेगेटिव सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या बन रहा है सर? एक नंबर, नंबर मतलब असर्टिव। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर प्रेडिकेट कोई नंबर बन रहा है, कोई डेफिनेट बन रहा है, असर्टिव वर्ड बनता है, तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो रहा था क्योंकि वो स्केल के दोनों ओर जा रहा था। लेकिन सर इस बात को समझने की कोशिश करो, ऐसा मानो कोई एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है जिसमें इंग्लिश के 100 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने बोला किसी लड़के को लेकर कि भैया वो 5 क्वेश्चन नहीं कर पाया, कितने बचे? 95। मतलब क्या हुआ बात का? आप एक ही तरफ तो मूव कर रहे हो, आंसर जो मिल रहा है, आंसर तो डेफिनेट मिल रहा है ना, आंसर तो एक ही मिल रहा है, मतलब जो आप आंसर प्राप्त कर रहे हो वो तो डेफिनेट आंसर मिला ना इस बार आप लोगों को, कि यहाँ पर आंसर डेफिनेट मिला था। उसके 3 दोस्त नहीं थे, कितने थे? 1 2 4 5 6 7, कितने थे? 50 साल का नहीं है तो कितनी एज है उसकी? 49 51 52 48 47 53, कितनी है? लेकिन अगर 100 क्वेश्चन थे, 5 नहीं कर पाया तो कितने कर लिए? 95 कर लिए सर। ये तो पॉसिबल है, एक डेफिनेट आंसर मिल रहा है। तो बेटा अगर डेफिनेट आंसर मिल रहा है ना, तो अब ये सेंटेंस सही है। देखो मैंने पहले ही आप लोगों से बोला था कि अगर रूल रट रहे हो तो रूल तो सीधा सीधा से मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, और इतना हम सभी लोग जानते हैं, इतना इंग्लिश सभी लोग पढ़ चुके हो और आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैं हर अपनी क्लास में यही बात बोलता हूँ कि बेटा रूल्स अगर आप पढ़ोगे तो उनके आपको एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे। नियम बनेगा तो अपवाद बनेगा, अपवाद नियम याद करो, नियम का फिर अपवाद याद करो, फिर अपवाद याद करना, फिर तो सेंटेंस याद करने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ोगे, तो चीजें थोड़ी मुश्किल जरूर लगेंगी शुरुआत में कि हाँ भाई बड़ा मुश्किल सा लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अब पीछे पड़े रहोगे कि नहीं हमें सीखने ही कॉन्सेप्ट से, तो फिर रूल्स की एक्सेप्शंस की कोई जगह नहीं है इंग्लिश में। सीधी सी बात ये है। मेरी बात पर ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करो। इसका जो आपको आंसर मिलता, इसका जो सेंटेंस का मीनिंग था वो डेफिनेट नहीं था, इनडेफिनेट था। 3 नहीं थे तो 1 2 4 5 कितने थे? 50 साल का नहीं है तो कितने का है? 47 48 51 52 अनिश्चित था, लेकिन वो 5 नहीं कर पाया। तो जितने बचे वो तो सारे कर दिए ना। 20 क्वेश्चन भी थे, 5 नहीं करे, कितने कर दिए? 15। तो आंसर तो डेफिनेट मिल रहा है। तो आंसर बेटा अगर डेफिनेट मिलता है तो फिर यहां पर आपको इस सेंटेंस को गलत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या बोलते हैं, असर्टिव वर्ड नहीं बनते हैं, बन जाते हैं, लेकिन तब जब उनका आंसर डेफिनेट हो, जब इनका मीनिंग आपको डेफिनेट लगे, जब आपको मीनिंग इनका निश्चित मिलना शुरू हो जाए, तब सेंटेंस सही होता है, चाहे वो असर्टिव वर्ड को लेकर हो चाहे वो नॉन असर्टिव वर्ड को लेकर हो। अब और देखो 2-4 सेंटेंसेस। सर he could not solve some questions. He could not solve some questions. बेटा सम जो वर्ड होगा पता जरा कैसा वर्ड होगा, असर्टिव कि नॉन असर्टिव? सम असर्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। असर्टिव कैसे होता है वो अभी आपको समझ में आएगा। He could not solve some question, वर्ड ही असर्टिव है, ये ध्यान रखना, इसको नॉन असर्टिव मत मानना। असर्टिव क्यों होता है वो समझाता हूं मैं आप लोगों को। ऐसा मानो ये कोई फिगर है, इसके मैं 2 पार्ट्स बनाता हूं, एक ए और एक बी। अब मुझे बताओ अगर मुझे सम कहना पड़े तो सम में किसके लिए कहूं? ए को सम बोलूं, बी को सम बोलूं, या दोनों को ही सम कहा जा सकता है? बोलो। सम पार्ट अगर मुझे कहना पड़े, सम पार्ट अगर मुझे कहना पड़े तो सम पार्ट में किसको कहूंगा? ए को कहूं या बी को कहूं? बोलो फटाफट, या दोनों को ही कहा जा सकता है?
तो भैया सम पार्ट जो होगा वो होगा बी। उसका आंसर मतलब समझना, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी कहा था, इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू सीखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। सम का मीनिंग ये होता है स्मॉलर पार्ट। जैसे कि सम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर हार्ड वर्किंग, सम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर हार्ड वर्किंग, क्लास में कुछ बच्चे मेहनती हैं। तो जो कुछ है ना, सम जो है जिसको हम हिंदी में कुछ बोल रहे होते हैं, वो क्लास का स्मॉलर पार्ट है। क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर आपने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया 80 और 20, तो सम में ये 20 आएंगे, ये 80 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। अब सम का मतलब स्मॉलर पार्ट हुआ। अब स्मॉल किसी भी चीज के दो पार्ट करोगे, एक बड़ा एक छोटा, तो जो छोटा वाला पार्ट वो सम हुआ। तो अब तो मुझे पता चल रहा है कि सम का मतलब ए या बी, बी। तो अगर मुझे पता चल रहा है तो फिर निश्चित हुआ, निश्चित हुआ तो वर्ड बना बेटा असर्टिव। सम असर्टिव वर्ड होता है, एनी नॉन असर्टिव होता है। अभी एनी पर भी आएंगे। तो सर ही कुड नॉट सोल्व सम क्वेश्चंस। अब अगर सम क्वेश्चंस वो सोल्व नहीं कर पाया तो जरा बेटा फटाफट से बोल दो। स्मॉलर पार्ट, सीधा सीधा सा मीनिंग मिल रहा था, तो मीनिंग जो मिल रहा था निश्चित मिल रहा था। तो निश्चित अगर मीनिंग मिल जाएगा सर, स्केल कर एक ही तरफ भागेंगे तो सेंटेंस तो बेटा ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट। ही कुड नॉट सोल्व सम क्वेश्चन का मतलब बेटा ऐसे समझना, इसका मीनिंग जो बनकर आएगा ही सोल्व्ड मोस्ट क्वेश्चंस, मीनिंग निकल कर आएगा इस बात का ये। तो सर बात ये है, आपको ये समझना है कि जो सेंटेंस आपको डेफिनेट मीनिंग देकर चलेगा वो असर्टिव है, जो आपको डेफिनेट मीनिंग नहीं देकर चलेगा वो नॉन असर्टिव, मतलब इंडेफिनेट मीनिंग देकर जाएगा, वो सेंटेंस आपको गलत हो जाता है। असर्टिव वर्ड्स के साथ तो कहानी यही है। नॉन असर्टिव की कहानी क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा नेगेटिव वर्ड्स के साथ, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आज मुझे लग रहा है कि मैं फॉर लॉन्ग टाइम के पास पहुंच जाएंगे हम लोग, लेकिन बेटा वो हो नहीं पाएगा आज इस वीडियो में। मैं आपको शीट पर अभी क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन आज ही। आप लोग पहले कोशिश करना उनको खुद से करने की, फिर कल जो वीडियो अपलोड होगी उसमें मैं इससे आगे की बात करूंगा, नॉन असर्टिव वर्ड्स की थोड़ी सी, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस को लेकर, और वहीं पर थोड़ा फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि पहले आपको इस पर काम करने की जरूरत है। इसको समझना अच्छे से, रिवाइज करो इसको लेकर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना।